हम्म, आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, 62 और 63 हमने होमवर्क में दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। इनकी कैपिटल्स दी हुई है 60,000, 60,000 और 40,000। फिर इसके बाद बैलेंस शीट के बाद बोला हुआ है डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। ठीक है, चलो। और डी को शेयर कितना मिलेगा? डी को शेयर कितना मिलेगा? डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें देखो हमें दिया हुआ है क्या? दिया होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं दिया होगा। दिया सर, अगर नहीं दिया तो ऐसा तो नहीं है, इक्वल शेयर कर रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। डी का शेयर थोड़ा ध्यान से देखो, हो सकता है हमसे मिस हो रहा है कहीं पर भी। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर और 1 अप्रैल। Out of the creditors, 10,000 is due to D. It will be adjusted against his capital. Expenses debited in the profit and loss account includes इतना, फिर इतना, फिर इतना, 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 इतना। अच्छा बेटा, सबके पास अपना ओल्ड एडिशन भी है। ओल्ड एडिशन जिनके पास है एक बार चेक करो इस क्वेश्चन में हमें। यस डी का ओल्ड रेशियो, डी का बेटा, इसमें हम कोई भी ऐसी अजम्पशन नहीं लगाएंगे जो बेसलेस हो। इसमें हमें डी का रेशियो गिवन नहीं है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका रेशियो किस चीज में काम आएगा? उसका रेशियो एक चीज में ही काम आएगा कि हम ए बी सी का सैक्रिफाइसिंग निकाल सके। ठीक है, ए बी सी का सैक्रिफाइसिंग किस चीज के लिए काम आएगा हमारा? गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। मुझे बताओ इसमें कहीं पे गुडविल गिवन है हमें? नो सर। तो गुडविल के एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है हमें, इसीलिए ए का न्यू रेशियो भी हमें जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बिना भी हम क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ। हमें इसमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। चलो, रिवैल्यूएशन हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला हुआ है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी। यानी डी, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, उसमें 10,000 डी के भी पैसे हैं। तो हम डी को पैसे देने की जगह उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, 10,000 रुपये उसकी कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, कुछ हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, उसको अब हम प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे। जब एडवर्टीजमेंट को प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे तो हमारे एसेट में चला जाएगा वो, तो एसेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट हो जाएगा बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200। बोलो, समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हमने प्रीपेड एक्सपेंस माना है, तो प्रीपेड एक्सपेंस की वजह से वो एसेट्स में चला जाएगा, तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो इसलिए वो हमारा प्रॉफिट हो गया। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमें? सी पॉइंट, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट बोल रहा है कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस डेबिट किए थे। सी पॉइंट क्या कह रहा है? हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एक्सपेंसेस डेबिट किए थे 2,000। ये एक्चुअल में बी के पर्सनल एक्सपेंस थे। तो ये क्या एक्सपेंस होने चाहिए थे? नहीं, ये तो बी की ड्राइंग्स होनी चाहिए। यस सर। तो ये एक्सपेंस हमें रिवर्स करने पड़ेंगे और बी की ड्राइंग्स में डालने पड़ेंगे, तो ये हमें प्रॉफिट हो जाएगा वापस। मैं एंट्री कर रहा हूं बाय बीज ड्राइंग्स 2,000। ठीक है, हमने बी की ड्राइंग्स में डाल दिया उनको।
क्योंकि वो खर्चे बी के पर्सनल एक्सपेंस थे, इसलिए हमने उनको बी की ड्राइंग्स में डाल दिया। ठीक है, फिर इसके बाद डी पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। A bill of exchange of 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2020 but entry was not passed for dishonor। ठीक है, हमारे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था। ठीक है, मैं 11th पे चैप्टर पे आ रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज पर। हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, उसको हमने डिस्काउंट कराया था। ठीक है, तो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराते हैं तो हमारे पास से बिल बैंक के पास चला जाता है और हमारे पास पैसे आ जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज अब डिसऑनर हो गया। ठीक है, मुझे बता सकते हो जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्या इफेक्ट्स आता है हमारी बुक्स में? सर जिसमें इशू करिए उसका क्रेडिट कर देते हैं। बेटा बी आर तो हमारे पास है नहीं, उसको क्रेडिट कैसे करोगे, मुझे समझाना जरा। नई नई चीजें निकल कर आती हैं। मैंने अभी बोला कि बी आर चला जाएगा, बिल चला जाएगा बैंक के पास, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो बी आर को क्रेडिट कैसे करोगे? बी आर को तो हमने तभी क्रेडिट कर दिया होगा ना जब हमने उसको डिस्काउंट कराया होगा। तो अब तो बिल हमारे पास है ही नहीं, उसको क्या करोगे बिल का? मुझे बताओ एंट्री क्या करेंगे, अब क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी बुक्स पे? सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स क्यों आएगा? हम डेटर को वापस इंक्रीज करेंगे और बैंक को पैसे दे देंगे। जब हमने बैंक से डिस्काउंट कराया होगा तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? नहीं, अगर बैंक को पैसे नहीं मिले ड्यू डेट पे तो बैंक हमसे पैसे लेगा। तो जब वो बिल डिसऑनर हुआ तो हमने बैंक से पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए? 4,000। और 4,000 से डेटर्स को छोड़ेंगे थोड़ी ना, उसको वापस डेटर बनाएंगे कि 4,000 उससे अभी भी लेने ही है। तो ये एंट्री पास होती है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब मेरा एक जगह एसेट बढ़ गया और एक जगह एसेट कम हो गया। तो एसेट बढ़ने पे 4,000 का प्रॉफिट हुआ, एसेट कम होने पे 4,000 का लॉस हुआ। तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री नहीं जाएगी, आपस में ही ये एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें नॉलेज बहुत अच्छे से रखनी है 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं। समझ में आई है ट्रांजैक्शन? किसी को दोबारा से रिपीट करानी है तो जल्दी से बताओ। आ गया सर। भानु, मनप्रीत, मुस्कान, संस्कार, सार्थक? आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। यस सर। ठीक है, जब हम बिल को डिसऑनर करते हैं, बिल हमारा डिसऑनर हुआ था, डिस्काउंटेड बिल की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होता है, डेटर को वापस डेटर बनाते हैं और बैंक से पैसे चले जाते हैं। तो एक्चुअल में एक जगह एसेट इंक्रीज हुआ, एक जगह एसेट कम हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन आपस में ही नो प्रॉफिट नो लॉस की होगी। तो इसलिए हमने इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर ई में। प्रोविजन बनाना है हमें डाउटफुल डेट्स में 5%। ठीक है, तो क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा। टू प्रोविजन कितना लॉस होगा देख लेते हैं। 5% ऑफ डेटर्स हैं 30,000 के, तो 5% हो जाएगा 1,500 रुपए। ठीक है, पॉइंट नंबर एफ, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2,100 इज पेड बाय ए। ठीक है, तो इस रिवैल्यूएशन के कुछ खर्चे हुए 2,100 रुपए, ये किसने पे किए? ये ए ने पे किए हैं। ठीक है, तो क्या ए फ्री में पे कर रहा है? नहीं, ए को ये पैसे हम रियम्बर्स कर देंगे। रियम्बर्स यानी वापस कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और टू एज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसकी कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे 2,100 रुपए। ये फर्म की जेब से, बीयर तो फर्म ही करेगी ना, चाहे पे कोई भी कर रहा है। तो इसमें एंट्री होगी टू एज कैपिटल अकाउंट 2,100। ठीक है, और देखते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने इसमें सारी एंट्रीज कर चुके हैं, कोई भी एंट्री बची नहीं है। तो निकालो इसमें क्या आएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे आया हमारा 3,200, यहाँ पर आएगा हमारा 3,600।
3200 और 3600, ठीक है। लॉस। हाँ, इसमें लॉस आ रहा है हमारा, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1200 रुपये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, ठीक है, हमने प्रॉफिट में डाल दिया। इसके बाद था एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रॉफिट, 2000 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, प्रोविजन हमारा 5% बनेगा, 30,000 का 5% हो गया 1500, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक कैपिटल में चला गया 2100 रुपये, और कोई एंट्री मेरे ख्याल से नहीं बची है। सर लॉस ही है 400 का। चलो, तो इसके अंदर हमारे पास लॉस आया, तो अब यहाँ पर आएगा, ये हो गया 3600 और ये हो जाएगा हमारा 3600, तो 3200, तो 400 रुपये का लॉस आया बाय लॉस ट्रांसफर टू। किस किस को मिलेगा? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा, ठीक है। इनके ओड रेशो में निकालो जरा कितना कितना होगा। एक मिनट रुको बेटा, इसमें हमने ये प्रोविजन का अमाउंट गलत कैलकुलेट किया। प्रोविजन का अमाउंट बेटा, हमारे डेटर्स कितने हैं जरा बताना। डेटर्स हमारे पास 30,000 है, ठीक है। अब जब हमने बिल डिसऑनर की एंट्री की, जब हमने बिल डिसऑनर की एंट्री की, तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए ना 4000 से, तो उसमें 4000 प्लस करो। अब ये कितने हो गए? 34,000। अब 34,000 का 5% हमें प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन कितना होगा? 34,000 इंटू 1700। 5%, ये आएगा हमारा 1700 आएगा। हाँ 17, सर। तो ये 1700 आएगा, तो हमारा लॉस आएगा 600 रुपये। तो कितना कितना मिलेगा? 300 मिलेगा ए को, 200 मिलेगा बी को और 100 मिलेगा सी को, ठीक है। समझ में आया? तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें बनाना है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा 4 पार्टनर्स हैं, तो हमें चारों के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और मेरे पास स्पेस बहुत कम होने वाला है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं एबीसी का, 60 60 और 40। 40,000। डी में कोई बैलेंस नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डी तो हमारा पार्टनर था, डी तो अब पार्टनर बनेगा। अब इसकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं। D is admitted as a partner on 1st April 2020. His capital is to be 50,000. उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50,000 होनी चाहिए, ठीक है। टोटल कैपिटल उसकी 50 होनी चाहिए, जिसमें से 10,000 रुपए तो हम क्रेडिटर्स में से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो बाय क्रेडिटर्स में से हमने 10,000 ट्रांसफर कर दिए, तो वो लेकर कितने आएगा अपने साथ? वो लेकर आएगा सिर्फ 40,000 रुपए, ठीक है। उसकी टोटल कैपिटल 50 होनी चाहिए, जिसमें से 10,000 रुपए हमने क्रेडिटर्स में से ट्रांसफर किए हैं। क्रेडिटर्स में से ट्रांसफर क्यों किए हैं? क्योंकि डी हमारा क्रेडिटर था पहले, तो और 10,000 से था, तो हमने 10,000 क्रेडिटर्स में से निकाल के उसकी कैपिटल में ऐड कर दिए, तो बचा हुआ बैलेंस वो कैश में लेकर आएगा। अब क्योंकि हमें बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो मैं बैंक ही यूज करने वाला हूँ। बाय बैंक 40,000, ठीक है।
जब भी हमें कैश या बैंक से पैसे मंगाने हैं तो देख लिया करो कि बैलेंस शीट में क्या गिवन है। बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट नहीं है हमारे पास, तो बैंक में पैसे कॉल करेंगे हम। चलो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, अब रिवैल्यूएशन का लॉस सब में बांट दो। तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 300 रुपये ए में था और 200 रुपये बी में और 100 रुपये सी में। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं हम और दूसरी एंट्रीज पे। तो रिवैल्यूएशन में हमें बी की ड्राइंग्स हमने 2000 से रिकॉर्ड की थी, तो बी में 2000 भी डेबिट कर दो। ये क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर पर्टिकुलर्स के लिए जगह नहीं बची है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बस। तो 2000 इसकी ड्राइंग्स आ जाएंगी बी की। फिर इसके बाद ए की कैपिटल में 2100 रुपये हमें ऐड करने हैं, तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से ऐड होंगे 2100। ए की कैपिटल में 2100 हो गया। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं कैपिटल्स में। अब हमें देखना है कि बैलेंस शीट में हमें कोई रिजर्व या सरप्लस तो नहीं दिया हुआ। नहीं, बैलेंस शीट में हमारे पास कोई भी जनरल रिजर्व या फिर डब्ल्यूसीआर या आईएफआर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या कोई हमारे पास गुडविल की एडजस्टमेंट है? नहीं, हमारे पास गुडविल की एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो क्या करेंगे, अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और इनके बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो डी का बैलेंस तो 50,000 ही रहेगा। ए का बैलेंस निकाल लेते हैं, 62,100 माइनस 300, 61,800 हो जाएगा ए का बैलेंस। बी का बैलेंस निकालते हैं 60,000, 57,800 बी का बैलेंस हो गया। अब सी का बैलेंस निकालते हैं, 40,000 माइनस 100, 39,900, ये सी का बैलेंस आ गया। अब हमें हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, तो चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल्स लिख देते हैं। ए की कैपिटल 61,800, बी की कैपिटल 57,800, सी की कैपिटल 39,900 और डी की कैपिटल 50,000। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के थे जिसमें डी था 10,000 का, तो 10,000 हम ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए क्रेडिटर्स अब 20,000 के ही बचेंगे हमारे पास। आगे चलते हैं और क्या क्या है हमारे पास। फिर इसके बाद है बिल्स पेबल में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज ये 10,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब एसेट साइड में चलते हैं। एसेट्स में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, तो एज इट इज 50,000। प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, 40,000। फिर फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, 30,000। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, 20,000। अब आता है डेटर। तो डेटर हमारे पास कितने के थे, डेटर हमारे पास 30,000 के थे, फिर वो 34,000 के हो गए थे। माइनस करो प्रोविजन 1,700 रुपये, 1,700 रुपये माइनस करेंगे तो 32,300 रुपये बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारा एज इट इज रहेगा 20,000। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल में कोई भी चेंज नहीं है। हमने जो डिसऑनर की एंट्री की थी उसमें बीआर यूज नहीं हुआ, क्योंकि बीआर हमारे पास था ही नहीं, वो बैंक के पास था, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये चीज बहुत ध्यान से देखना। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमने एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिकॉर्ड किया था, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाएगा हमारा एज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, एडवांस एक्सपेंस आ जाएगा हमारा, कितना था 1,200 रुपये। ठीक है, अब हमें बैंक में एंट्री करनी है, बैंक का अमाउंट निकालना है। तो बैंक में अगर हम देखें तो बैंक में कितने पैसे थे हमारे पास, बैंक में हमारे पास थे 10,000। ठीक है, 40,000 डी लेकर आया है एज कैपिटल। ठीक है,
40,000 डी लेकर आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं हमने कुछ और पेमेंट तो नहीं की। हाँ, जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया था तो 4,000 रुपये हमने वहां पे कर दिए थे, वो माइनस होगा बैंक में से। 4,000 पे किए थे ना जब हमने डिसऑनर की एंट्री की थी। क्या एंट्री थी? ये एंट्री थी डेटर टू बैंक। ठीक है, तो 4,000 रुपये हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। और देखते हैं और कुछ हम लेकर तो नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से और कोई पैसा ना तो आया और ना ही गया। ठीक है, तो हमारा बैंक कितना आएगा? 50 माइनस 4 46,000। तो बैंक हमने लिख दिया 46,000। अब करते हैं दोनों साइड का टोटल। 61,800 प्लस 57,800 प्लस 39,900 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 2,39,500। 239,500। अब एसेट्स का टोटल करते हैं। 40,000 50,000 ये आएगा सेम 239,500। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। चलो, समझ में आया? डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। सभी से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक दो ट्रांजैक्शन तो ऐसे आएंगे बिल्कुल। अब बच्चों वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, अब तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आती है तो उसको पहले ध्यान से पढ़ा करो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा और हमें उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वाली ट्रांजैक्शन थी, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारा रिवैल्यूएशन में ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारा एसेट बढ़ गया और एक तरफ हमारा एसेट कम हो गया। डेटर बढ़ गए तो बैंक कम हो गया, तो ओवरऑल एसेट तो सेम ही रहे ना, तो इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना था कि डेटर्स हमारे अब 30 प्लस 4,000 34,000 के हो जाएंगे, तो प्रोविजन अब 30 पे नहीं 34,000 पे बनेगा। ठीक है, तो ये दो ट्रिक्स थी इस क्वेश्चन। सर हम ये डेटा टू बैंक वाली एंट्री लिख सकते थे, मतलब लिख भी तो सकते थे। नहीं, हमें ऐसा कुछ लिखना नहीं था क्योंकि इसमें हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी थी। अगर हम जनरल एंट्री पास करते, लिखा होता पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हमें लिखनी पड़ती। हमें इसमें कोई भी वर्किंग नोट नहीं देना, हमें बस ये एज इट इज इतने ही वर्किंग नोट्स के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है जो हमने किया है। सर मतलब कि हम बुक्स में भी तो शो कर सकते थे ये एंट्री, बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट अगर हमने देखो 30, हाँ हम यहाँ पर प्लस करके शो कर सकते थे। जैसे मैंने डायरेक्ट 34 लिख दिया वो भी ठीक है, नहीं तो मैं 30 प्लस 4,000 माइनस 1,700 एज प्रोविजन इस तरह भी शो कर सकते थे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कर सकते हो। ठीक है, हमने बैंक वर्किंग नोट्स में बनाया है। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी कभी क्योंकि इसमें लिखा हुआ था पास नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो हमने ये 3 अकाउंट्स बनाए। लेकिन कभी कभी हमें बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो हमें बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ जाएगा, नहीं तो हम उसको एज अ वर्किंग नोट भी शो कर सकते हैं। चलो, समझ में आया? बेटा किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, कुछ पूछना है जल्दी से बताओ। किसी को? सर। चलो, तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे आज, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, इस चैप्टर के हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। हम अप्रोक्स हमें 75% क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, तो अगर 100 क्वेश्चन भी है तो 75 क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। तो क्योंकि अभी टाइम हमारा खत्म होने वाला है, मैं लिंक फिर से सेंड कर रहा हूँ, तो वापस ज्वाइन करो, फिर हम क्वेश्चन 67 स्टार्ट करें।